वो मेंटेनेंस का खर्चा मेंटेनेंस पर हो रहा है या किसी और चीज पर हो रहा है? सबसे पहले अनुरोध करूंगा अशोक गुप्ता जी से, क्योंकि वो इस कमेटी में रहे थे, ठीक है, वो अपने आगे संक्षेप में बताएं। सदस्य भी हैं तो कमेटी के बारे में अच्छी तरह से बता पाएंगे। सभी ध्यान से सुनो। एक्चुअली सर, ये लॉकडाउन की वजह से मुझे अवसर मिला कि मैं इस कॉलोनी में रह पाऊँ। यहाँ मकान होते हुए मैं छोटा भाई रहता था और मैं गुड़गांव में कभी कहीं कभी जॉब के हिसाब से प्राइवेट नौकरी करते हैं सर, 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। बट इन सब के बावजूद जैसे अब मौका मिला कि भैया लोग एक मीटिंग हुई है तो उनसे बात कर ली जाए। आवाज आई क्या? तो मैंने ठीक है, तो मैं भी इनके साथ मीटिंग में शामिल हो गया। वहां पे कुछ चीजें इस तरह से निकल के आई कि मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, क्योंकि जिस लेवल पे मतलब फैक्ट्स निकल के आए, हालांकि मैं किसी ब्लैक एंड व्हाइट के थ्रू नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग ऑन द कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड। तो उसमें क्या था कि जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट मेरे लिए था, वो पेन पॉइंट ये निकल के आया कि इन सेक्टर्स के कुछ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटी या रिक्रिएशन एक्टिविटी बोल लो या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, उसके लिए एक जगह अलॉटेड थी। वो जगह that I got to know from one of the person that was in the meeting कि वो मुकुट महल को बेच दी गई। ये मेरे को पता चला है। आई एम नॉट श्योर कि कैसा हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, क्या टेक्निकलिटी है उसके पीछे। जेटवी में 5800 मीटर क्लब हाउस अंचल ने छोड़ा था यहाँ पे, और फिर उसने 6 करोड़ रुपए में यहाँ महेश शर्मा रहते हैं उन्हें बेच दिया, इसलिए कि वो जाके I respect your knowledge. I respect your knowledge. I respect your knowledge, but the matter of fact is, what is the ground reality? हर एक बिल्डर प्रपोज डिजाइन में बहुत कुछ चीजें देता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी RWA की है जब हम टेक ओवर कर रहे हैं कि उसने कितनी फुलफिल की है, कितनी नहीं की है। ठीक है जी। अब मेरा तो सिर्फ एक डर से इतना है, कल को ये बिजली घर बिक जाएगा, ये कोई और पार्टी खरीद लेगी, फिर बाकी पड़ी हुई जगह बिक जाएगी, ये कोई और पार्टी खरीद लेगी। तो जिस बेसिस पे मैंने यह मकान लिया था, दैट आई एम गोना लिव इन अ वर्ल्ड क्लास सोसाइटी, वो कहीं से कहीं तक मुझे दिख नहीं रही है ऑन द प्रेजेंट सिनेरियोस। ठीक है, मेरा कमेटी के अंदर भी एक व्यू पॉइंट था कि आई डोंट वांट टू नो डिग अप द पास्ट। आज हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो ये मेरा अभी भी है कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं इस चीज को। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में से ही है, हमारे बीच से आने चाहिए। तो अगर इफ समबडी इज कैपेबल इनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक वी शुड गो ऑन अ टेबल, sit with them instead of arguing and blaming and एक इसको नाम ले दिया, उसका नाम ले दिया। मेरे को ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं लगती। दैट इज माय थॉट प्रोसेस। थैंक यू सर। पूरे एक सेकंड, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बाकी कमेटी में एक पॉइंट आपने रखा, बहुत अच्छा रखा, जो भी वहाँ पर उनके एक्टिविटीज जो हैं उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मिली, इसके बारे में थोड़ा सा आप। सर एक्चुअली पेपर वर्क उन्होंने कुछ प्रोवाइड कराया था, आई थिंक गुप्ता अंकल को, आई थिंक वो शायद क्या बोलते पेपर्स तो उन्होंने प्रोवाइड कराए थे, जिसमें कि आई डोंट नो द लीगैलिटी अबाउट दोस थिंग्स, बट हाँ समथिंग कुछ तो दिया गया था। तो वो वैलिड नहीं थे या गलत थे, आई कैन नॉट कमेंट अबाउट ऑन दोस थिंग्स, या पूरे नहीं थे। मैं गो थ्रू भी नहीं किया वो पेपर। आई थिंक वो डिसाइड ये हुआ था कि एक आध दिन में वो पेपर साइन होके वापस दे दिए जाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ कि यार वो पेपर आगे पीछे घूमते रहे, जो मिल रहा है वो एक्सेप्ट करके एटलीस्ट मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव समथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। What is the validity of those papers? Are they valid? The comments what we are providing are they valid? That is my question. I agree. My point is, Instead of not having anything, if we have something in black and white, I think that is valid somewhere. अब ऐसा है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, देवजी की पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इनको अपनी बात कहने दीजिए, जब इनकी बात खत्म हो जाए इनको बीच में ना टोकें आप। भैया मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है,
मेरा ये है कि मेरे को इस सोसाइटी को थोड़ा सा बेहतर देखना है, ठीक है। अगर उसके लिए हम मिलके कुछ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, मिलकर आके बात करें, मीटिंग करें और डिसीजन पे पहुंचे, जो कि हम उस दिन भी नहीं पहुंच पाए। सर हम भी मीटिंग करते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, विद इन 2 घंटे हम आउटकम निकाल लेते हैं, और मैंने यहाँ क्या देखा, मीटिंग का आउटकम निकलता ही नहीं है। रीजन भी वो किसी बात पर अड़ जाते हैं, वो किसी बात पर अड़ जाते हैं। तो दैट इज ऑल, यही और मैं सब कहना चाहता हूँ। इधर ही आ जाए। मैं यहीं पर बीच में बोला सब कुछ नहीं, से भी बोलता है, वही खड़े होकर बोलता है ना। वही खड़े तो वही खड़े हो। मेरा प्रणाम। सबसे पहले सब लोगों ने मुझे मौका दिया, तो सबके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात ये है कि मेरा अपना एक मानना रहा है, जो अभी भाई साहब ने कहा है कि हम सब लोगों का उद्देश्य इस कॉलोनी को बेहतर बनाना है। सवाल इसमें एक है कि हम मेंटेनेंस बढ़ा के भी कॉलोनी का उद्धार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम 100% मेंटेनेंस बढ़ा भी दें तो क्या हम इस कॉलोनी को सही सुधार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुख्य बात ये है, जय भगवान जी इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। उन्होंने कहा भाई, हमने कहा जब तक आप हमने पहले दिन मीटिंग से पहले जब सबसे पहले दिन 22 तारीख को मीटिंग हुई तो हमने उन्हें कुछ कागज बताए देने के लिए। देखिए मैं इसमें एक चीज आप सब लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो कमेटी बनी थी वो 2 बातों पर बनी थी। जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये मेंटेनेंस बढ़ाना, तो हम सब लोगों का कहना ये था मेंटेनेंस बढ़ाने से पहले जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, क्या वो मेंटेनेंस का पैसा मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है या किसी और चीज पर खर्च हो रहा है। अब आपको बात को समझिए, जो वहाँ पे बात हुई थी और मीटिंग भी, ये जो कमेटी बनी थी वो इसी बात पे बनी थी कि भाई आपकी नियति और नियत वो ठीक है या नहीं है, वो कमेटी जांच लेगी। इसीलिए कमेटी बनी थी। उन्होंने उस कमेटी का जो वो बना के दिया रेफरेंस, वो लिख के दिया कि वहाँ 150% बन गया है, तो आप भी वो उसी तरह की वो दे बना के। अब इसमें मैं आपको एक बात कहता हूँ, पहले दिन ही हमने उन्हें एक लेटर दिया, पहले दिन कि भाई हमें मीटिंग आप कर रहे हैं, मीटिंग में ये कागज हमें चाहिए, ताकि उन्हीं कागजों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सके कि ये खर्चा हम जो कर रहे हैं वो किस चीज पे कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस का खर्चा मेंटेनेंस पर हो रहा है या किसी और चीज पे हो रहा है। वो कागज मांगने का उद्देश्य ये था। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि मेंटेनेंस ना बढ़ाए या कॉलोनी का डेवलपमेंट ना हो। यहाँ जितने लोग बैठे उनकी तरफ से मैं एक बात सबको बताना चाहता हूँ कि सब लोगों का उद्देश्य ये है, जो आप सोच के आए कि हम एक वर्ल्ड क्लास कॉलोनी में रहें, सब लोग यहाँ ये सोच के ही आए हैं कि हम वर्ल्ड क्लास कॉलोनी में रहें, और सब एक से एक ज्यादा पैसा खर्च करके यहाँ आया है। दूसरे मुकाबले में मान लीजिए गायत्री स्टेट में मान लीजिए 10,000 रुपये की जगह थी, तो यहाँ लोगों ने 20,000 रुपये खरीदी। सब लोगों ने अपना बेहतर देके इस कॉलोनी में जगह खरीदी। किस आश्वासन पे? किस आश्वासन पे? जनरल अंसल ने कहा था कि हर घर में हम पावर बैकअप देंगे, हर घर में हम पावर बैकअप देंगे, 24 घंटे हम सुरक्षा देंगे, साफ सुरक्षा आपको पूरी मिलेगी। फोटो डाल के पार्कों पे दिखाई जाते थे। इवन टूडे अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले भी एक सज्जन ने जो है पार्क के अच्छे जगह के कॉलोनी के घुसने के फोटो डाल के बताया कि कॉलोनी के रेट जो है RWS की वजह से बढ़ गए। मैंने कहा ना भाई, ऐसी बात ना कहो। अगर इस कॉलोनी के रेट बढ़े हैं तो एक्सप्रेस वे की वजह से बढ़े। पूरे मेरठ के रेट बढ़ गए हैं तो एक्सप्रेस वे की वजह से बढ़ गए हैं, कॉलोनी की RWS की वजह से नहीं बढ़े। आप दूसरे को इस तरह से ना बताएं कि भाई आप उनके फेवर में इस तरह का स्टेटमेंट दें। तो मैं अब आपको बताता हूँ हमने कागज क्या मांगे। रीजन मैंने आपको पहले बता दिया। रीजन था कागज मांगने का ये कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं कि वो पैसा हमारा मेंटेनेंस पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने सबसे पहले मांगा उनसे, जो आपने RWS ने अंसल के साथ एग्रीमेंट किया है उसका हमें पूरी कॉपी दे दो। उनका कहना यह था कि आपने तो कॉपी निकाल रखी है, हम आपको कॉपी दे रहे हैं।
मैं इसमें आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जो उन्होंने एग्रीमेंट रजिस्टर कराया है वो पूरा एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराया। वो खुद कलोन जो इस RWS के महासचिव हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला 26 मई 2021 को कि मैंने ही पूछा था, मैंने वो डाल दिया था, तो उन्होंने कहा कि गुप्ता जी को जो है पूरे एग्रीमेंट की जानकारी नहीं है, पूरे एग्रीमेंट की जानकारी नहीं है। तो मैंने उसके बाद लिख के उनसे दोबारा जो मैंने कहा भाई पूरा एग्रीमेंट दे दो। तो जो मुझे पहले मांगने के बाद भी जो 6 महीने 8 महीने से मांगा हुआ है वो भी आज तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया। तो मेरा उद्देश्य ये था कि उन्होंने लिखा था उस एग्रीमेंट में, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, 2 चीजें उसमें महत्वपूर्ण थी कि अगर मेंटेनेंस का कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका जो सहन करेगा वो अंसल से। दूसरी बात ये थी जो उसमें उन्होंने लिखा है कि जनरेटर की व्यवस्था अंसल की ही रहेगी, जनरेटर की व्यवस्था अंसल की ही रहेगी। अब आप देख रहे होंगे जब एग्रीमेंट में लिखा है जनरेटर की व्यवस्था अंसल की रहेगी, तो क्या जनरेटर की व्यवस्था अंसल कर रहा है या RWS कर रही है? अभी उस दिन पहले मीटिंग में यही बात रखी थी कि हमें खरीदने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, जनरेटर चाहिए, ये मुख्य बात इन्होंने रखी थी। उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम कॉलोनी के गेट पर सुरक्षा बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। उन्होंने बताया था, आप इस बात के गवाह हैं कि पहली बार मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, हमें जनरेटर चाहिए। भाई क्या वो जनरेटर और ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए मेंटेनेंस पे पैसा डलना चाहिए या नहीं डलना चाहिए? इसलिए ये एग्रीमेंट की कॉपी मांगी गई थी। आप समझिए जी, मैंने जो चीजें मांगी। दूसरी चीज मैंने मांगी जो भाई आपने सेक्टर इसके बीच की बात बता दो कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर हाँ क्यों चाहिए, हमारे पैसे क्यों चाहिए, वो मैं बताऊंगा। दूसरी चीज मांगी हमने कि भाई सेक्टर 3 के जो अंसल से आपने ये टेक ओवर लिया उसके लंबित कार्य क्या है, जो कार्य अपूर्ण है जो आपने पूर्ण कर, उन जो बचे हुए कार्य हैं उनका अनुवादित बजट क्या है? आपने शायद पढ़ा होगा, जो मैंने मांगा हुआ है वही लिखा है। फिर मैंने लिखा है सेक्टर 3 के वार्षिक आय व्यय का विवरण। मेरा इसमें शीर्षवार मेरा ये कहना था कि जो भी पैसा आप आ रहा है, पानी का पैसा पानी में आ रहा है और मेंटेनेंस का पैसा मेंटेनेंस में आ रहा है, इन सब चीजों का आप डिटेल से हमें बताएं, ठीक है। फिर तीसरी चीज मांगी हमने शीर्षवार वार्षिक व्यय। भाई जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो किस मद में कितना हो रहा है, हमने ये मांगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है कि भाई हम जो पैसा ले रहे हैं वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। चौथी चीज मांगी, क्या समय सीमा के साथ भविष्य कार्य करने की कोई योजना आपके पास है? तो जो आपने मान लिया काम लिया है तो उसे पूरा करने की कोई योजना आपके पास है या नहीं है? सातवीं चीज मांगी थी अंसल लैंडमार्क द्वारा इस कॉलोनी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में आपने क्या किया, वो क्या जानकारी है, या अंसल के साथ आपका क्या पत्राचार हुआ, वो हमने उनसे जानकारी मांगी, जो उन्होंने नहीं किया। हमने इनसे एक चीज और क्या ये जरूरी है या नहीं? मैं वो पहले पूरी बात बता रहा नहीं, अभी पूरी मैंने कहा भी कर्मचारियों का पूरा विवरण दिया। अब उन्होंने कर्मचारियों का उनका भी नाम लिख के दे दिया, जो है नहीं है, जो सेक्टर 5 में भी काम कर रहे हैं, जो ZP में भी काम कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने जो भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ कागज दिए थे, उसके बारे में मैं अभी यही सब लोगों के सामने उसका विश्लेषण करूंगा। मेरा इसमें ये कहना था, एक चीज और मैंने उनसे मांगी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, बैंक का स्टेटमेंट 1 अप्रैल से 28 फरवरी तक का बैंक का स्टेटमेंट। एक और चीज मैंने मांगी थी, सेक्टर 3 का बिजली का बिल, मतलब अगर मान लिया आप कहते हैं कंबाइन आता है तो एक मीटर लगा हुआ होगा सेक्टर 3 का, कितने यूनिट का बिल आता है और कितने यूनिट का बिल आप लोगों को जनरेट करते हैं, वो डिटेल हमें पूरी दे दें। और जो ये कॉमन एरिया में लाइट चल रही है, इस पर कितनी लाइट जा रही है, और वाटर वर्क्स पे जो
बिजली की मोटर लगी है उस पर कितनी लाइट आ रही है और कितनी बिजली चोरी है, उसी से पता चलेगा ना। ये चीजें हमने मांगी थी, जिस चीज के लिए आज तक भी ये मैंने कल की तारीख में, तो मैं उठा लूंगा भाई साहब, उठा लूंगा। कल की तारीख में भी मैंने उन्हें ये कहा था, परसों देके आया था कि भाई 16 तारीख तक आप हमें, ये अंतिम अनुस्मरण है, तीसरा बार बार लेटर देने के बाद भी अंतिम है कि ये कागज आप हमें प्रोवाइड करा दें, लेकिन उन्होंने हमारी बात को कोई नहीं सुना। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है, किसी भी संस्था में कोई जगह हो कि अगर हम कोई पत्र देते हैं तो उस पत्र को प्राप्त किया, चाहे उसके कर्मचारी करें, कोई भी करें, लेकिन देखिए कितने मजाक की और कितनी उसकी बात है कि हम पत्र देने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं पत्र ले लूंगा, मैं रिसीव नहीं कर सकता, मैं पत्र ले लूंगा, मैं रिसीव नहीं कर सकता। उस स्थिति में हमें ये लिख के उनके व्हाट्सएप पे, उनकी पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं कि भाई ये पत्र हमने दिया था, हमने स्वीकार किया और ये चीजें, उसके भी वो कोई जवाब उसका आता नहीं। एक उनका जज साहब का मेरे पास मैसेज आया आज तक की लेटर के बाद, उन्होंने लिखा कि जो पत्र आपको दिए गए थे वो पत्र जो है अकाउंटेंट द्वारा तैयार किए गए थे, वो ही प्रमाणित माने। मेरा उसमें एक ही बात मैंने उन्हें लिख के कहा, मैंने कहा आप 3 दिनों के जज रहे हैं, इसी कागज को आप दे रहे हैं तो उस पर किसी RWS अधिकारी के दस्तखत भी तो होने चाहिए, या तुम मोहर लगा के दो, कम से कम कल को प्रमाणित तक तो हो कि भाई हमने ये कागज दिए। अभी मान लिया हम कोई रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, आप कहने लगे तो हमने दे नहीं लिख के, तो उसकी बात बताइए कहाँ मान्यता रहेगी। जानकारी रिपोर्ट से समझिए, मैं आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, सब चीजों को छोड़ दीजिए, 11% ये रेट बढ़ा के ले रहे हैं या 5% आप उसमें एक्स्ट्रा चार्ज दे के ले रहे हैं। मैं एक चीज बता रहा हूँ, इन्होंने उपभोक्ता फॉर्म में अपनी डिटेल भेजी थी, उस डिटेल के आधार पे ही मैं आप लोगों को कुछ चीज बता रहा हूँ। 16 महीने में इन्होंने फिक्स चार्ज 1,81,00,000 नहीं 18,18,680 रुपए फिक्स चार्जेस पे किया 18 महीने में। 16 महीने में RWS द्वारा 18,18,680 रुपए फिक्स चार्ज पे किया गया 16 महीने में, और जो फिक्स चार्ज वसूल किया गया 63,18,000 रुपए, यानी कि फिक्स चार्ज से ही 44,99,320 रुपए का फायदा उठाया है एक साल में, 16 महीने। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप इतना जो पैसे फालतू ले रहे हो, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि भाई 6 रुपए 30 पैसे के आप 7 रुपए में दे रहे हैं, और या फिक्स चार्जेस पे आप 5% एक्साइज वो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा के ले रहे हो, वो भी बढ़ जाती है, फिर 5% आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो भी उसमें बढ़ जाता है। ये लगभग 20-25% पैसे हम लोगों से फालतू ले रहे हैं। अगर सब चीजें जोड़े तो हो सकता है 25% से भी ज्यादा चले जाए जो बिजली का बिल एक्चुअल में पे कर रहे हैं। उसका पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरह से उसका चोरी का, मैं लगातार लगभग 1.5 साल से मैं इसी मुद्दे को उठाए हुए हूँ कि भाई आप चीजों को, बिजली को सही करो कि बिजली का बिल कहाँ जा रहा है। बिजली इतनी बिजली के यूनिट आई तो इतने बिल लगे, तो ये 3 लाख यूनिट कहाँ चोरी हुई। उसके ऊपर अमरदीप ने लिखा था कि मैं आपको सबूत दे सकता हूँ सेक्टर 3 में बिजली की चोरी हो रही है, जिससे इन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई कार्यवाही नहीं करी। अब ये बात छोड़ दीजिए, अब मैं छोड़िए, मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूँ। तो सब उठा के हाँ वो तो चाहे वहीं से बोल, अगर मान लीजिए जो 45-44 लाख रुपए आपको फायदा बताया है, अगर उसे भी डिवाइड कर लें सेक्टर 3 के हिस्से में, उसमें से 70% आ रहा है। आप वो कहेंगे किस तरह से आ रहा है, तो मैं वो भी आपको बता दूं। इन्होंने बतलाया है कि टोटल बिजली डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है, 4232 किलोवाट, और सेक्टर 3 में है 2957 किलोवाट। लगभग 70%
जो फिक्स चार्जेस का पैसा है वो सेक्टर 3 को ही फायदा पहुंचा रहा है। मैं अभी बिजली चोरी या बिजली के रेट बढ़ने की बात नहीं, मैं सिर्फ फिक्स चार्जेस की बात कर रहा हूँ। अभी ये तो फायदा ले ही रहे। अब आ जाइए, इन्होंने जो आप कह रहे हैं ना, जो कागज दिए हैं, मैं उसके ऊपर आपको अब विस्तार से कुछ चीजें डालना चाह रहा हूँ। आपको एक बहुत बड़ी सरप्राइज होगा। वो पैसा फालतू जाने के बाद इन्होंने ये 11 महीने का हिसाब इसमें लिखा है। ये कागज इन्होंने दिए थे जिसमें किसी के सिग्नेचर नहीं कहना है, तो उस स्थिति में क्या ये कागज वैल्यूएबल है? कल ये कोई कह देगा कि मैंने तो कागज अपने घर से बना के लाए हो, तो इसे क्या हुआ? इसमें ना तो किसी ऑफिस का नाम, ना इसमें किसी की मोहर। मेरा यही कहना रहा, भाई इसमें कोई दस्तखत कर दो। आपके सामने भी मैंने ये कहा था भी, या तो आप दस्तखत कर दो या दस्तखत कर दो। मतलब जो अध्यक्ष समिति के, ना तो उन्होंने दस्तखत किए, जो RWS कमेटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, जो उसके भी सदस्य थे, उन्होंने भी इस पे सिग्नेचर नहीं किए। तो इसका मतलब ये है, या तो इन कागजों को देने के बाद भी उनकी मंशा कुछ और रही हो, क्योंकि जैसे वो रहता है कि उन्होंने कहा कि 50% वो पे हो चुका है, ये कह रहे कि 20% भी पे नहीं हुआ। बोलने में बताने में कुछ भी नहीं जा। भाई जब तक चीज ऑथेंटिक ना हो तो कैसे सही मानी जाएगी? आप मेरा तो कहने का मतलब है वो समझे। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन 14 महीने 11 महीने में 18 लाख रुपए बिजली की मेंटेनेंस पे उन्होंने हाँ जी, सुनो जी बड़े 11 महीने में 18 लाख रुपए मेंटेनेंस का पैसा बिजली की मेंटेनेंस पे खर्च किया। उसके अलावा जो इनका कहना ये है कि जो हम बिजली का बिल बना रहे हैं उसमें 5,89,008 रुपए जो बिल बनाए थे उसमें से ही बकाया रहते। ठीक है जी, 18 लाख तो वो हो गए। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज और आती है, 1,30,000 रुपए लगभग इन्होंने टेक्निकल स्टाफ की तनख्वाह इसमें लिखी है, एवरेज बता रहे हैं। उसमें से जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें 70% से ज्यादा बिजली से संबंधित स्टाफ है, यानी कि 1 लाख में महीने ये भी जा रहा है। आप सोच के देखें कि जो हमारा पैसा जा रहा है वो मेंटेनेंस का पैसा बजाय मेंटेनेंस होने के वो जा रहा है बिजली पे। अब आपको इनका दूसरी चीज बता दूं, उसे गौर से समझने की जरूरत है। मेंटेनेंस पे पैसा जो खर्च हो रहा है, अगर इन्हीं के हिसाब से मान लिया जाए तो इन्होंने लिखा है लगभग 76,000 रुपये महीना ऑफिस का खर्चा, जिसमें बहुत बड़ा काम बिजली के बिलों के बनाने का भी शामिल है। या जो इंचार्ज वहां बैठा है, जो भी कर रहा है, वो अगर उसके पास सिर्फ मेंटेनेंस का काम है तो हमें 40,000 महीने के लिए आदमी की जरूरत नहीं है। चलो मैंने कहा भी कोई बात नहीं, जो ठीक है वो ठीक है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहता। इन्होंने टेक्निकल स्टाफ की तनख्वाह लिखी है 1,30,916 रुपये पर मंथ एवरेज, और इसका 80% हिस्सा बिजली के मेंटेनेंस पे जा रहा है, जो मेंटेनेंस से कर्मचारी। चलो मैंने कहा 50% भी मान लो। जो मेरा कहना यह है कि आपको कॉलोनी के टेक्निकल स्टाफ को इसकी तनख्वाह 1,30,000 का 50% ये मान लो कि ये हमें फिर भी चाहिए कि 2-4 बिजली वाले भी चाहिए, अगर मान लो बिजली कनेक्शन से हमारा कोई वो ना हो। इन्होंने दूसरी चीज लिखी है 82,173 रुपये महीना हाउस कीपिंग, सफाई कर्मचारी पूरा उठाने वाले लोगों की तनख्वाह, यानी कि हमारे मेंटेनेंस का पार्ट जो हुआ 82,173 तो एक हुआ। दूसरा खर्चा लिखा इन्होंने हॉर्टिकल्चर, इसमें बताया इन्होंने 88,842 रुपये पर मंथ। ठीक है। तीसरा खर्चा बताया इन्होंने सिक्योरिटी का। आप ये देखिए, अब इसमें जो खर्चे हैं ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फरवरी तक इसमें वो खर्चे शामिल हैं जिसमें इसमें जज के भी खर्चे हैं। ये मदवार जो डिटेल हमें नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे, जो हम पूछना चाहते हैं कि भाई सेक्टर 3 का पैसा सेक्टर 3 पे ही खर्च हो रहा है, कहीं और भी जा रहा है।
सिक्योरिटी के नाम पे 9 आदमी 10 आदमी आप मान लीजिए, अगर 12,000 रुपये महीना भी मान लो एवरेज, जिसमें 8,000 महीना के भी आदमी 11,000 के भी होंगे, 14,000 के भी होंगे, मैंने 10,000 रुपये एवरेज मान लिया कमीशन वमीशन लगा कर, इसको भी और मान लो 1,25,000 ही हो। टोटल कितने हो गए भैया? 76 और 82, 76 और 82 हो गए 158, एक 56 और 88 और जोड़ लीजिए, इसमें इन्होंने सिक्योरिटी का कितना पेमेंट दिया? अभी वही बता दूं, 2 और 1,25 हो, मतलब 3 लाख रुपए जो लगभग ये बैठते हैं। और मान लीजिए आप पैसा भी जोड़ लें तो मैंने एक मोटा मोटा हिसाब बनाया, 4,33,624 रुपये मेंटेनेंस का खर्चा मैक्सिमम आ सकता है। अगर हम इसे और भी बढ़ाएंगे, मतलब अपनी कोई चीजें मेंटेनेंस से संबंधित अगर हम और भी बढ़ाएंगे तो थोड़ा खर्चा और बढ़ सकता है। मान लिया हमने 2 गार्ड बढ़ा लिए, 2 सफाई कर्मचारी बढ़ा लिए, तो थोड़ा सा खर्चा हम बढ़ा सकते हैं। मैं आपको वही कहना चाहता हूँ। देखिए, सिक्योरिटी जीरो होने के कारण भी समझ लीजिए, किन्हीं लोगों के कारण से आइरिश गार्डन का गेट खुला रहता है, जो कि नहीं खुला। अगर आइरिश गार्डन का गेट खुला ही है तो आइरिश गार्डन वाले उसका मेंटेनेंस का पैसा अपना गार्ड रखें, या गार्ड हम अगर इधर से खुलवाना है तो उस गार्ड का पेमेंट आइरिश गार्डन वाले को मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। आप पूरी पॉइंट एक तो उसमें बिजली का खर्चा बता दीजिए, हाँ। तो टोटल इतने एक्सपेंसिस वो बता रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि 4 लाख अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा भी जोड़ लें तो 4,37,000 रुपये, 4,37,000 रुपये मेंटेनेंस के होता है। अभी मुझे मालूम नहीं कि उनको एक्चुअल में कितनी आमदनी हो रही है। उनका कहना यह है कि 63,600 6,36,864 रुपये पर मंथ। ये बातचीत ज्यादा होगी भाई साहब, एक सेकंड सुन लो। सभी लोग मेरा कहना यह है उसके बाद में आपको इसमें रिएक्शन भी देनी है अपनी। 4,37,000 का खर्चा बैठता है। मैं कहता हूँ आप 4,50,000 का खर्चा करें, 5 लाख का खर्चा करें, और जो रिकवरी और वो बता रहे हैं उस हिसाब से 6,36,864 रुपये। तो ये बताइए फिर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ाने की जरूरत कहाँ है कि RWS का फॉर्म यहाँ के निवासियों के द्वारा नहीं किया गया। इस RWS का निर्माण जो है अंसल ने ही अपने प्रॉपर्टी डीलर्स के माध्यम से और अपने कर्मचारियों के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। समझ गई मेरी बात? इनका लगातार ये कहना रहा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, ये काम करा रहे हैं। इन्होंने अपने उसमें लिखा है कि अंसल से काम न कराने के कारण हमने हैंडओवर लिया, और अपने ही आप कह रहे हैं कि हम उनसे बात करके काम करा रहे हैं। दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी भाई। आप ये कह रहे हैं। अब एक और चीज बात है जो अभी इन्होंने बताया, हमारे अग्रवाल साहब ने सोसाइटी में लिख के दिया है कि हमारी RWS के 250 सदस्य हैं, और जो सोसाइटी का जो मेमोरेंडम होता है या संविधान होता है उसमें लिखा है किसी भी मीटिंग के लिए कोरम होना चाहिए, और कोरम में उपस्थिति की संख्या आधे से 1 अधिक होनी चाहिए। जिस मीटिंग में इसके टेक ओवर की विषय में बात हुई है वो डेट 19/5 थी शायद। उसमें 19/5 में टोटल 48 लोगों के सिग्नेचर हैं। ओनली 48 पर्सन्स 250 में से, यानी कि 20% लोगों के भी उस पर सिग्नेचर नहीं है। तो वो प्रस्ताव पास कैसे हो गया? तो वो तो इनवैलिड है। जिस चीज पे यार आधे लोगों के भी सिग्नेचर नहीं हो, आपने इतना बड़ा काम ले लिया
वो इनवैलिड है या नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी बात लोगों से कहना चाहता हूँ। और हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई इसलिए नहीं है, हमारी लड़ाई जो है आज इसलिए है कि जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम लोगों ने अपने जीवन की पूंजी, एक आदमी का एक सपना होता है कि मैं एक अच्छा सा घर बनाऊं और अच्छी जगह चैन से रह पाऊं। इस कॉलोनी में रहने वाले 60% से ज्यादा लोग +60 है, 60+ है। क्या उन लोगों की नींद उड़ाने के लिए हमने ये काम कर दिया? ये सारा काम किया गया चंद अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए अंसल का फायदा करके अपना फायदा उठाने के। मैं गलत तो नहीं कह रहा। अभी इन्होंने बताया 1500 मीटर जगह पड़ी है पावर हाउस की। उसको तो वो तो पूरे, मैं अभी सेक्टर 3 की बात कर रहा हूँ। वो जो क्लब था वो पूरी योजना के लिए था। आप समझो मेरी बात। उन्होंने चीजों को घुमाने के लिए वो पहले बेचा। हमारे एक सम्मानित सदस्य हैं, उन्हें 6 करोड़ का। लोगों ने कुछ, भाई ठीक है यहाँ के लोग हैं चला लेंगे। अब उन्होंने बेच दिया मुकुट महल वालों को, मतलब वो कॉलोनी से बाहर के लोगों के संचालन में चला गया। कि इस कॉलोनी में जो RWS ने टेक ओवर किया है, 1999 इकाइयों के मालिक रहते हैं। जो इन्होंने टेक ओवर किया था उसमें 1999 इकाइयों के मालिक रहते हैं। क्या उनका 48 लोग फैसला ले सकते थे कि जिन्होंने ये टेक ओवर ले लिया और उसे फायदा बनाने के लिए उसे छोड़ दिया ताकि अब हम झेलते रहे? आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए पैसे बढ़ा लेंगे, तो बिजली में अभी इतना काम है करने के लिए, आप कितना ही बढ़ाते चले जाओ वो तब भी शॉर्ट पड़ेगा। आज तक इन्होंने विद्युत सुरक्षा विभाग से NOC भी नहीं ली है। आपने मुझसे पूछा इसका आपने सवाल किया, तो आपके सवाल का जवाब देके जरूर जाऊंगा। इसका एक ही सबसे बड़ा वो है कि ये हैंड ओवर कैंसिल हो, ये एग्रीमेंट कैंसिल हो, अंसल आए और अंसल इसे चलाए।